हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, रैंडम कोई सा वेव फॉर्म है। हमको इस वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालना है फॉर फुल एंड हाफ वेव साइकिल। तो फुल साइकिल का मतलब हो गया जहां से रिपीटिशन शुरू हो रहा है, यहां से यहां का एक साइकिल, यहां से यहां का दूसरा साइकिल, यहां से यहां का तीसरा साइकिल। तो ये इंटरवल 0 से लेके 1 तक का फुल साइकिल हो गया। ये टाइम एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है। ठीक, हाफ साइकिल 0 से लेके 0.5, 0.5 से लेके 1, 1 से लेके 1.5, 1.5 से लेके 2, 2 से लेके 2.5। तो ये हाफ साइकिल हो गया। तो हमको फुल साइकिल और हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज का हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं क्या है, कि कोई भी फंक्शन है एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t। अगर हम लोग फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं, फॉर फुल साइकिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से कैपिटल T एफ टी डी टी अपॉन टी। और हाफ साइकिल अगर कर रहे हैं तो 0 से t बाई 2 या फिर t बाई 2 से कैपिटल T भी किया जा सकता है, या फिर t से 3 टाइम t बाई 2 भी किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सब हाफ ही साइकिल है ना। तो ध्यान देना, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया था कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा। मान लो हम फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये पूरा एरिया निकालना होगा, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लेते हैं। कर्व वर्सेस टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल से। ठीक है, ये हो जाएगा एनालिटिकल मेथड, और ये हो जाएगा मैथमेटिकल। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो जो टाइम एक्सिस के नीचे होगा ये एरिया A1 और ये एरिया मान लो A2। तो A1 होगा 1/2 इंटू ये हो गया -2 और इंटू ये हो गया 0.5 मतलब 1/2। तो आ जाएगा 1/2 यूनिट स्क्वायर। A2 क्या आएगा बाबू, A2 आ जाएगा, ये एरिया है, ध्यान देना, ये इंटू ये, तो ये लेंथ भी 1/2 ही होगा, 0.5 से 1। तो 1/2 इंटू ये लेंथ हो गया 2 इंटू ये लेंथ हो गया 1/2। कितना आ जाएगा ये 1/2 यूनिट स्क्वायर। अब आपको अगर मैं एक बात दिखाऊं, तो ये एरिया नेगेटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है, तो टोटल एरिया क्या होगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल गिव यू 0 डिवाइडेड बाई 2 नहीं, डिवाइडेड बाई t। यहां से यहां मतलब कि 0 से 1 मतलब कि 1। ठीक, तो ये 0 ही रहेगा। तो फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू कितना आया, 0। अब बात करते हैं हाफ साइकिल का। तो हाफ साइकिल में अगर हम इंटरवल 0 से लेके 0.5 तक देख रहे हैं, तो मेरा आएगा फॉर 0 to 0.5, ठीक है, आएगा मेरा A1 बाई T अपॉन 2। तो मतलब T1 Y का एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये एरिया, इतना एरिया डिवाइडेड बाई इतना का इंटरवल। तो कितना है भाई, इतना का एरिया -1/2 डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा 1/2। तो दिस विल गिव यू -1 यूनिट। सिमिलरली अगर इंटरवल हम 0.5 से लेके 1 देख रहे हैं, तो y एवरेज आएगा A2 बाई इंटरवल यहां से यहां तक कभी T/2 ही है। ठीक, तो ये कितना के बराबर आएगा, 1 यूनिट के बराबर आएगा, पॉजिटिव 1 यूनिट और नेगेटिव 1 यूनिट। अब अगर हम इस मेथोडोलॉजी से निकालना चाहते हैं,
मैंने बताया कि ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एफ टी डी टी ये होता है बस उतने टाइम इंटरवल का एरिया इंक्लूड, ठीक है, अपॉन दैट टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोले कि हमको अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, हम लोग जान रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के लिए स्लोप कितना होगा, m का वैल्यू हो गया स्लोप का मतलब होता है, ध्यान देना, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कितना है -2, ठीक है, अपॉन एक्चुअली में y इंटरसेप्ट कितना है माइनस, ये इतना लेंथ को जो अगर हम बात करेंगे -2, और x इंटरसेप्ट कितना है -0.5, तो ये कितना आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इंटरसेप्ट का मतलब होता है y2 माइनस y1 या इंटू x2 माइनस x1, ओके। तो इसके लिए हम लोग ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x2, y2। तो ऐसे हम निकाल दो, y2 माइनस y1 मतलब कि जी -2 माइनस -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक, और x2 माइनस x1 मतलब कि 0 और -0.5, ठीक है, तो 0.5, तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, ये -2/0.5 मतलब स्लोप जो आ जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इंटरसेप्ट हो गया -2, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है -2 पे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, इधर टाइम है तो m की जगह 4t -2। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन। अब ये इक्वेशन अगर आ गया तो हमको अब इसका फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू होगा 0 से t ft dt अपॉन t, ठीक है। ft की जगह पे क्या डाल दोगे 4t -2 इंटू dt इंटीग्रेशन अपॉन t 0 से t, तो ये आ जाएगा 4t dt -2 dt इंटीग्रेशन अपॉन t, ये कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कि 2t स्क्वायर -2t, ठीक है। कहां से कहां तक 0 से t अपॉन t। अब ये पुट कर दो, ठीक है। t का वैल्यू कितना है हमारे लिए, तो t का वैल्यू है हमारे लिए 0 से लेके, ध्यान देना, t है 1 सेकेंड है ना, कैपिटल टाइम पीरियड इसका कितना है 1 सेकेंड। तो पुट करते हैं ये चीज को, तो क्या आता है ये देखो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 2t के जगह पे -2 इंटू 0 अपॉन 1। तो यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग का आया भी था एरिया वाले मेथड से, फुल साइकिल के लिए कितना आया था 0। अब अगर हमको हाफ साइकिल के लिए निकालना है, और हाफ साइकिल तो इसी इक्वेशन में है ना, लिमिट 0 से t/2 पुट कर दो, तो क्या है भाई 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये मेरा इंटीग्रेशन के बाद आया 0 से 1/2, क्योंकि t/2 1/2 है, अपॉन t/2, ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। अपॉन t/2 मतलब कि 1/2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, 1/2 ही पुट कर दो, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 से 2 कटेगा 1/2, ये 2 से 2 कटेगा 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1/2 अपॉन 1/2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -, ठीक है। और अगर हम लिमिट ये वाला हाफ साइकिल का बनाते तो
तो हम लिमिट पुट करते 1/2 से 1 और उसके बाद फिर से वैल्यू चेक करते तो हमको ये +1 आ जाता। फिर ये वाला का अगर निकालना रहता तो 1 से 3/2 पुट करते, ये वाले का निकालना रहता तो 3/2 से 2 पुट करते। लेकिन ध्यान देना, ये वाले लाइन का जो इक्वेशन है ना वो बदल चुका है, ये लाइन इधर शिफ्ट कर चुका है। इस लाइन का हम लोग को अलग से इक्वेशन लिखना पड़ता। इसका इक्वेशन कैसे लिखते, तो ये जो कोऑर्डिनेट होता वो -2, 1 होता और ये जो कोऑर्डिनेट होता वो 2, 2 होता। सॉरी उल्टा लिख दिए, 1, -2 होता। ठीक है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता, हम लोगों को इक्वेशन लिखना पड़ता। और अगर हमको 1 से 3/2 के लिए चाहिए होता तो इस इक्वेशन को हम लोग ft के जगह पे पुट करते। ठीक है, खैर इतना करने का जरूरत नहीं है, तुमने जो एरिया ये निकाला वही एरिया ये होगा, तो जो एवरेज वैल्यू इस इंटरवल के लिए वही एवरेज वैल्यू इस इंटरवल के लिए होगा, वही एवरेज वैल्यू इस इंटरवल के लिए होगा, जो एवरेज वैल्यू इस इंटरवल के लिए होगा वही एवरेज वैल्यू इस इंटरवल के लिए होगा, वही एवरेज वैल्यू इस इंटरवल के लिए होगा। अब बात करते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू का, तो थोड़ा बोर्ड रब कर दिया जाए। अब ध्यान दो, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया है, जो फंक्शन होता है जो y होता है उसको स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा f²t। ठीक, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे इसका फंक्शन क्या बन जाएगा 16t² + 4 - 8t। ठीक है, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, ये भी एक नया फंक्शन हो गया टाइम का। हम अब इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, ft की जगह f² dt इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन t। ठीक, अब इसका एवरेज वैल्यू निकाल के इस पे एक हम लोग रूट ले आ लेंगे फाइनली, यही आएगा y का आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो अब निकालते हैं, पहले ये इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो f² dt अपॉन t कितने के बराबर आएगा 16t² dt + 4 dt - 8t dt इंटीग्रेशन अपॉन t। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16/3 t³ + 4t - 8t dt का मतलब 8t² मतलब 4t², 0 से 1 अपॉन 1 कितना आएगा ये, तो 1 पुट कर देंगे तो 16/3 + 4 - 4 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, तो ये +4 - 4 कट जाएगा, सिंपली 16/3 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए इसका आरएमएस वैल्यू, तो अब इस पे हम क्या डाल देंगे, ये आया वैल्यू f² dt अपॉन t का इंटीग्रेशन 0 से t का वैल्यू। अब इस पे हम डाल देंगे रूट, ठीक, तो ये आ जाएगा 4/√3। ठीक है, 4/√3 ये आ जाएगा आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अगर हाफ साइकिल के लिए निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं, लिमिट को ही चेंज करना है, बाद बाकी तो सब सेम है। ठीक, तो ये आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने एक सिंपल सा सर्किट देखा था जिसमें एक रजिस्टर था जो कि एसी सोर्स से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो टाइम से वेरी कर रहा था सच दैट कि Vt = V0 sin ωt, वेयर ओमेगा इज गिवन बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T इज ए टाइम। तो हमको बताना था व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, तो करंट हो जाएगा I = Vt/R, दिस विल गिव यू V0/R sin ωt। ठीक है, यहां V0 क्या है, पीक वैल्यू वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दिस। ठीक, और उसी तरह यहां I0 एक हो जाएगा, I0 हो गया V0/R,
ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट। फिर हम लोगों ने बात किया था कि करंट और वोल्टेज, मतलब करंट अक्रॉस द रजिस्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर बोथ आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं VR से और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं IR से, तो अगर I को हम अगर वेक्टर से दिखाते हैं इस डायरेक्शन में, तो VR को भी हमको इसी डायरेक्शन में दिखाना होगा वेक्टर से, जहां लेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन, सेम फेज का मतलब एज ए वेक्टर अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन। ठीक, फिर हम लोगों ने इसके लिए ग्राफ भी बनाया था। अगर हम बनाएंगे ग्राफ B वर्सेस T का, तो इसका ग्राफ अगर फाई 0 है तो ऐसा बना था। ठीक, और I वर्सेस T का ग्राफ भी ऐसा ही बना था। इसका पीक वैल्यू V0 और -V0। -V0 का मतलब क्या है, बस पोलैरिटी से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, बस पोलैरिटी से मतलब है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को अगर हम लोग प्लस V0 मान रहे हैं, तो जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो पीक वैल्यू पे ये -V0 कहलाएगा। उसी तरह करंट का भी बात होगा, I वर्सेस T। हम जो करंट का डायरेक्शन दिखाया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फर्स्ट हाफ के लिए करंट इधर ट्रेवल करेगा, सेकेंड हाफ के लिए करंट इधर ट्रेवल करेगा, तो दैट करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। लेकिन ये वाला जो होगा वो प्लस I0 होगा और ये जो होगा वो -I0 होगा। और I0 बराबर क्या होगा, V0 बाई R, और V0 बराबर क्या होगा, I0 इंटू R। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि कंप्लीट साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा। तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो आया था वो 0 आया था। कंप्लीट साइकिल के लिए RMS वैल्यू कितना आया था, तो VRMS बराबर होगा पीक वैल्यू का √2 टाइम्स, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और IRMS जो होगा वो भी होगा पीक वैल्यू का √2 टाइम्स। ठीक, फिर हम लोगों ने बात किया था पावर। पावर में जब हम पावर इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो ये होगा V इंस्टेंटेनियस इंटू I इंस्टेंटेनियस। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो V इंस्टेंटेनियस का है और ये जो एक्सप्रेशन है वो I इंस्टेंटेनियस का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा V0 इंटू I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा T। ठीक, लेकिन पावर एवरेज जब हमने निकाले थे वो आया था VRMS इंटू IRMS। ठीक है, मतलब V0 बाई √2 इंटू I0 बाई √2, मतलब V0 I0 बाई 2। इसको हम लोग अदर फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, क्या, I स्क्वायर R या I0 V0 स्क्वायर अपॉन R, ऐसे करके भी हम लोग तोड़ सकते हैं पावर एवरेज। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशन जो है हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर इस AC सोर्स से मैं अगर, ध्यान दीजिएगा, एक कैपेसिटर लगा दूं, ठीक है, तो फिर क्या एक्सप्रेशन बनता है। ध्यान देना, मान लो एक AC सोर्स है जो अपने दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कुछ इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज कर रहा है, दैट इज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T। ठीक, तो ये इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसे वैरी कर रहा होगा। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह वैरी कर रहा होगा। दैट मीन्स कि इस प्लेट पे और इस प्लेट पे जो चार्ज होगा, लेट अस सपोज इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं Q। ठीक है, Q भी जो है वो क्या होगा, तो Q ऑलवेज इक्वल टू C इंटू V। क्या आ जाएगा, C V0 साइन ओमेगा T। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, है ना, ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर इस दोनों प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज इस तरह वैरी कर रहा है तो चार्ज भी इस तरह वैरी कर रहा हो। सिंपल, दोनों दिख रहा है, वोल्टेज और चार्ज आर इन सेम फेज।
मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाए वोल्टेज का ऐसा V वर्सेस T, ठीक है, तो चार्ज का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक, अज्यूमिंग कि t इक्वल टू 0 पे इसके जब ये फंक्शन तो t इक्वल टू 0 पे दोनों इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, लेकिन जैसे ही समय बढ़ेगा पहले ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा, तो ये प्लेट और ये प्लेट पे चार्ज भी बढ़ रहा होगा। t इक्वल टू t/4 पे जब ये दोनों इनके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा कितना V0, तो इन दोनों इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो भी मैक्सिमम होगा कितना CV0, यहां से देख लो ये CV0। फिर t/4 टाइम बाद फिर इन दोनों पे वोल्टेज 0 होगा तो चार्ज भी 0 होगा, फिर पोलैरिटी चेंज कर जाएगा तो चार्ज का भी पोलैरिटी चेंज कर जाएगा। इसको पॉजिटिव माने हो तो अब ये नेगेटिव रीजन में, हमेशा याद रखना ये जो ग्राफ बन रहा है ना वो सिर्फ इस प्लेट के ऊपर का चार्ज का ग्राफ है, दोनों प्लेट का नहीं। हम जानते हैं कि कैपेसिटर में एक पे पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो हम लोग इस प्लेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t/2 तक इस प्लेट पे चार्ज जो था वो पॉजिटिव था, और t इक्वल टू t/2 से लेकर t तक इस प्लेट पे जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो है वो आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात ये है ना कि जनरली मान लो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर होता और मैं उसको एक सोर्स से लगा देता, मतलब बैटरी, तो ये डीसी सोर्स है, मतलब ये इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब इस प्लेट और इस प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों प्लेट पे जो चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो इस तरह के केस में हम लोग कभी भी अगर इस सर्किट में रजिस्टर मौजूद नहीं है, अगर इस सर्किट में रजिस्टर मौजूद नहीं है तो इसमें हम लोग करंट का कोई बात नहीं करेंगे। विदाउट रजिस्टर हम इसमें कोई करंट का बात नहीं करते, है ना। लेकिन इस केस में कोई रजिस्टर नहीं होने के बावजूद हम इस केस में करंट का बात करेंगे। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि इन दो प्लेट पे, जिस प्लेट को हम लोग रेफरेंस लिया, इस प्लेट पे हर इंस्टेंट चार्ज बदल रहा है, मतलब हर इंस्टेंट इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है मतलब सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब कि सर्किट में करंट होगा। तो बावजूद इसके कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है ना, फिर भी इस सर्किट में करंट है, मतलब ये सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जैसा नेचर मौजूद है जिसके चलते इससे करंट है। ठीक है, तो क्या होगा भाई इससे करंट? अब हम लोग इंटरेस्टेड है इक्वेशन ऑफ करंट निकालेंगे। तो हमको पता है कि करंट कुछ नहीं होगा, I बराबर होगा dq/dt, रेट एट विच द चार्ज इज चेंजिंग ऑन द प्लेट। तो शुरू में ये चार्ज बढ़ रहा था इस पे प्लेट, t इक्वल टू 0 पे ये दोनों पोटेंशियल 0 था, फिर ये वाला पोटेंशियल बढ़ना शुरू किया तो इस पे चार्ज बढ़ना शुरू किया, तो हम करंट का डायरेक्शन यही लेते हैं I। ठीक है, तो I बराबर हो गया dq/dt, इस पे रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा भाई dq/dt, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा CV0, ठीक है, और कॉस ओमेगा t, और I बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा CV0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। ये आ गया इक्वेशन फॉर करंट। तो अगर हमारे पास कैपेसिटर का सर्किट है, अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, अगर ये एक्सप्रेशन है वोल्टेज का, ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन होगा करंट का। मतलब कि करंट इज I इज π/2 फेज अहेड ऑफ वोल्टेज इन द सोर्स। ठीक है, वोल्टेज इन द सोर्स, मतलब अगर हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया है वोल्टेज का, करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा ओमेगा CV0 V0 कॉस ओमेगा t, इसको हम लोग लिख सकते हैं I0 कॉस ओमेगा t
आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट, ठीक है। आई नॉट इज व्हाट, ओमेगा सी वी नॉट। हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो इसी प्लॉट पे बना दे रहा हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि हमको कॉस का ग्राफ बनाना हो, तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो t इजिकल टू 0 पे जब इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तब इस सर्किट में करंट मैक्सिमम था, है ना। तो ये ध्यान देना, इसमें तुम कभी भी ये बात को कंफ्यूजन मत करना ना, कि सर जब वोल्टेज ही इस दोनों एंड के अक्रॉस नहीं है, ठीक है, तो हमारा इस सर्किट में करंट कैसे होता है, हो सकता है। तो तुम ये जो रीजन दोगे ना, उसका रीजन होगा कि तुम इसको एज ए रजिस्टर ट्रीट कर रहे हो। रजिस्टर अगर होता है, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो उससे करंट 0 होता है, क्योंकि करंट होता है V बाई आर, वोल्टेज अपॉन आर। मगर इस सर्किट में करंट जो है ना, वो V बाई आर नहीं, करंट इज नॉट ड्यू टू द रजिस्टर। इस सर्किट में करंट है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज, dq बाई dt, ठीक है। तो जब इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, जो भी रेफरेंस प्लेट है, उस पे प्लेट पे चार्ज 0 होगा, तो उस प्लेट पे चार्ज एक्यूमुलेशन का जो टेंडेंसी होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब dq बाई dt जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इसीलिए करंट जो होगा वो मैक्सिमम। इसीलिए ये जो ग्राफ बन रहा है t इजिकल टू 0, t इजिकल टू 0 पे जब दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, जब दोनों एंड प्लेट पे चार्ज 0 था, चार्ज इज 0, तो उस समय सर्किट में करंट जो है वो आई नॉट है। ये I वर्सेस T मैंने बनाया, समझ में आया, मतलब प्लेट का एफिनिटी जो है वो मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे इस प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है, इसका एफिनिटी देखो, चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कि अब चार्ज को से हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका एफिनिटी घट रहा है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो इसका एफिनिटी 0 हो गया, मतलब करंट 0 हो गया, ठीक। फिर एफिनिटी, फिर वोल्टेज क्या कर रहा है, घट रहा है। तो वोल्टेज घटने का मतलब क्या है, ध्यान देना, बात को समझना। वोल्टेज जब मैक्सिमम हो गया तो इस पे हो जाएगा प्लस क्यू नॉट, इस पे हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, क्यू नॉट ये है, ठीक। अब जब वोल्टेज घटने लगेगा तो इस प्लेट पे चार्ज घटने लगेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा, इस प्लेट से वापस करंट इस पे जाने लगा, तो देखो करंट जो है वो नेगेटिव रीजन में इंटर कर गया, ठीक। फिर जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट जो है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर वोल्टेज जब उल्टे डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, है ना, तो करंट जो है घटने लगेगा। जब वोल्टेज उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो फिर सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो यहां पे दोनों साइमल्टेनियसली नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब जब सिर्फ रजिस्टर था ना, तो जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम उस समय करंट मैक्सिमम, जिस समय वोल्टेज मिनिमम उस समय करंट मिनिमम, जिस समय वोल्टेज 0 उस समय करंट 0। लेकिन कैपेसिटर के केस में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस, मतलब जब करंट जो है वो अहेड है, आगे है। जब वोल्टेज 0 था तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे था, जब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा करंट 0 पे आ जाएगा, फिर वापस जब करंट वोल्टेज 0 पे आएगा तो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये चीज इसमें हो रहा है। तो ये दोनों पीक वैल्यू जो है ना, इन दोनों का वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अटेंड नहीं होगा, ठीक है। T/4 टाइम का दोनों में टाइम डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस अगर π/2 का है तो टाइम डिफरेंस इन दोनों के बीच में T/4 टाइम का होगा, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पीक वैल्यू के लिए कंपेयर कर लो, ठीक है। इसका पीक वैल्यू 0, t=0 पे होगा तो इसका पीक वैल्यू t=T/4 पे आएगा। समझ में आया बात? अब हम लोग का जनरली टेंडेंसी होता है कि हम लोग को अगर सर्किट में बोल दिया वोल्टेज अगर V है तो करंट क्या होता है, V/R। बट इस सर्किट में कोई ऐसा R मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? हम लोग के लिए I का एक्सप्रेशन ये आया, हम I इक्वल टू लिखेंगे V0 sin ओमेगा t प्लस π/2 अपॉन 1/ωc। 1/ωc को नीचे ले लिए, 1/ωc, और 1/ωc को हम लोग मान लेंगे XC, ठीक है, XC, ठीक। XC क्या कहला रहा है?
इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है। ठीक, सच दैट कि I बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, और V नॉट बाई एक्स सी को ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, I नॉट बराबर V नॉट बाई एक्स। I नॉट बराबर मतलब पीक करंट जो होगा वो कितना होगा, पीक वोल्टेज अपॉन एक्सी। लेकिन एक बात याद रखना, जिस मोमेंट पे V नॉट होगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे V नॉट होगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे I नॉट नहीं होगा। ये हम लोग को ये ग्राफ बता रहा है, लेकिन ये जरूर होगा कि अगर वोल्टेज का पीक वैल्यू V नॉट है तो करंट का पीक वैल्यू होगा I नॉट बराबर V नॉट अपॉन एक्सी, और एक्सी बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग अलग से इसलिए दिए क्योंकि यही वो पैरामीटर है एक्सी जिसके चलते सर्किट में करंट है, इवन कैपेसिटिव सर्किट में भी करंट है। तो ये एक रजिस्टर के जैसा बिहेव कर रहा है, रजिस्टर नहीं है, ऑब्वियसली रजिस्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम एक बात मतलब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारा रजिस्टर होता तो करंट क्या बोल देते, V नॉट बाई आर। अब अगर मेरे पास कैपेसिटर है और ये अगर एसी सर्किट है, ऐसा डीसी में नहीं होता है, लेकिन एसी सर्किट है, तो 1 बाई ओमेगा सी को हम लोग एक्सी मान लिए, तो हम लोग के लिए इसमें करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I नॉट बराबर V नॉट बाई एक्सी। ठीक है, ये भूल कभी मत करना। क्या भूल करना, नहीं करना। जैसे अगर तुमको वोल्टेज का इक्वेशन दिया है V नॉट साइन ओमेगा टी, और तुमसे बोले कि करंट का इक्वेशन लिखो, तो तुम ये भूल कभी मत करना कि I बराबर होगा VT अपॉन एक्सी। ये कभी नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन दे देगा तुमको V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एक्सी, where XC is 1 by omega C, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, C is the कैपेसिटर। ये गलती कभी मत करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला कि I बराबर V2 अपॉन एक्सी है। मैंने ये बोला कि I नॉट बराबर होगा V नॉट अपॉन एक्सी, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो होगा V नॉट अपॉन एक्सी। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये एक्सप्रेशन तुम लिख दोगे ना, तो ये क्या कह रहा है जानते हो, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, तो ये कह रहा है कि आई और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में, मगर ऐसा नहीं है। आई और वोल्टेज में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। हाँ, तुम इक्वेशन ये लिख सकते हो कि आई बराबर अगर ये वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये चीज को, रूल को याद रखना, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अपॉन एक्सी। ये सही है। ये करंट का एक्सप्रेशन, अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है तो करंट का एक्सप्रेशन ये होगा, ये 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और पीक वैल्यू जो होगा वो V नॉट बाई एक्सी होगा। एक्सी को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई ओमेगा सी, और 1 बाई ओमेगा सी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। जिसमें ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी है, तो ये ओमेगा ही बता रहा है कि तुम्हारा वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो इस फ्लक्चुएशन के चलते ही इसमें करंट आया। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होता तो सर्किट में करंट नहीं होता, ठीक है। इतने को लिख लीजिएगा। अब ये सब चीजों को अगर हम लोग थोड़ा सा प्लॉट करें ग्राफ पे भी, तो ऐसा बनेगा। अब फेजर भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। अब देख लो ऐसा कुछ कि मान लो तुमको अगर वोल्टेज का इक्वेशन दे देता V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई कुछ भी हो सकता है, पाई 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होता है, व्हाटएवर, ठीक है। या फिर ऐसा लिख देता V नॉट कॉस ओमेगा टी, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं V नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो इसमें फाई कितना हो गया, पाई बाई 2। तो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ फाई, तुमसे अगर बोले कि चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, तो Q बराबर होगा हमेशा सी वी, तो ये डायरेक्ट लिख देना सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। और अगर तुमसे करंट का इक्वेशन पूछे तो आई बराबर लिख लेना वी नॉट बाई एक्स सी, ठीक। और जो भी इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसमें प्लस कर देना है पाई बाई 2, या फिर इसमें प्लस कर देना है पाई बाई 2, या फिर इसमें प्लस कर देना है पाई बाई 2, और ठीक है ना। जैसे ये वाला अगर रहेगा तो आई का इक्वेशन हो जाएगा वी नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर ये इक्वेशन रहेगा तो आई बराबर होगा वी नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब कि पाई। यही चीज अगर तुमको ऐसा बोल दे आई है, ठीक है ना, इसको अदरवाइज देखते हैं। अगर तुमको दे दिया जाए ऐसे आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा V, तो V बराबर होगा आई नॉट एक्स सी, ठीक है, तो आई नॉट एक्स सी आई आर जैसे होता है ना, V बराबर आई आर होता है, उसी तरह आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव बाई 2, ऐसा। क्योंकि हम लोग को हमेशा याद रखना है करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 से लीड करता है, तो मतलब वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 से लैग करेगा, और लैग अगर करेगा तो माइनस कर देना है। तो अगर तुमको ये दिया है इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन लिखने बोला है तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, वेयर ये जो आई नॉट एक्स सी है वो होगा वी नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको फेजर बनाए, ठीक, अगर फेजर में हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं V को, हम अगर बात कर रहे हैं VC को, मतलब VC का मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है, तो वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड करेगा, तो डेफिनेटली तुमको IC इधर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज अगर तुम इसको ले लिए है ना, तो IC तुमको ऊपर दिखाना पड़ेगा। ये अगर VC है तो ये IC, और अगर ये IC ले लिए तो VC को तुमको इधर दिखाना पड़ेगा। मतलब कि ऑलवेज रिमेंबर करंट से वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे दिखाना है, करंट से वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे दिखाना है। अगर वोल्टेज रेफरेंस लाइन के अलोंग है तो ये y एक्सिस की तरफ हो गया, अगर करंट रेफरेंस लाइन के अलोंग है तो ये y एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार तुमको मिले अगर तुम्हारा VC इधर है, ये है क्या फाई, इस फाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो IC इससे 90 डिग्री मतलब कि ये, तो ये रेफरेंस लाइन से कितना हो जाएगा 90 प्लस, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इसका, ठीक। तो ये हो गया हमारा फेजर। अब हम लोग चेक करते हैं कि इंडक्टर अगर दिया होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या हम लोगों को चीजें होंगी। अब ध्यान दो, मान लो ये एक इंडक्टर है, ठीक है, जो कि AC सोर्स से कनेक्टेड है, और इस बार हम AC सोर्स के चलते इस एंड और इस एंड के अक्रॉस वोल्टेज ना लेके हम बोल रहे हैं इस AC सोर्स के चलते सर्किट में जो करंट है ना, हम करंट ले लिए गिवन, करंट का एक्सप्रेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, मतलब इस सर्किट का करंट जो वैरी कर रहा है उसका इक्वेशन दिया, तो हम लोग वोल्टेज कैसे वैरी कर रहा है उसका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, वोल्टेज कैसे वैरी कर रहा है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VT, तो हमको VT का ही वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टाइम। तो हम लोग लेते हैं किरचॉफ लॉ, यहां से यहां गए तो लेट अस सपोज कि करंट का हम लोग डायरेक्शन इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो T0 में करंट 0 और इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया, तो ये इधर से इधर आएंगे, तो यहां से यहां आएंगे तो प्लस VT,
और करंट के अलॉन्ग इंडक्टर से पास करते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इससे हमको वी टी बराबर क्या मिल जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ये आपको याद होगा, ठीक है ना, कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, डी वाई बाई डी टी। तो हमको अब एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, तो आई का एक्सप्रेशन दे ही रखा है, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, तो डी आई बाई डी टी होगा तुम्हारा आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डी आई बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। नहीं, लेकिन हमको क्या निकालना है, वी टी, तो वी टी बराबर हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, जिससे कितना आ जाएगा, ओमेगा एल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, where ओमेगा एल आई नॉट इज नथिंग बट वी नॉट, जिससे वी टी बराबर आ जाएगा मेरा, ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ये वी नॉट बराबर है आई नॉट इंटू ओमेगा एल, तो तुम्हारा आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है। अब आओ, अब अगर हम ग्राफ बनाए करंट का, करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक, ये आई वर्सेस टी है, तो इसका v वर्सेस t का अगर ग्राफ बनाएंगे तो पाई बाई 2 फेज आगे है, ठीक है, या फिर हमको यहां से भी दिख रहा है कि ये कॉस का ग्राफ बनेगा, इस फॉर्म में देखो या इस फॉर्म में देखो, ये कॉस का ग्राफ होगा, तो कॉस का ग्राफ ऐसा है, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर होगा तुम्हारा, क्या निकला है मेरा, वी नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वोल्टेज वी नॉट रहता और रेजिस्टेंस आर रहता तो आई नॉट हम लोग लिखते हैं वी नॉट बाई आर, लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग करंट का बात कर रहे हैं। क्यों करंट का बात कर रहे हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट इसके अक्रॉस जो है ना वो फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा होगा इसके अक्रॉस, तो एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे करंट के लिए जिम्मेदार कौन है, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल को हम लोग एक नया नाम देते हैं एक्सएल, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, याद रखना, एक्ससी होता है 1 बाई ओमेगा सी और एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, सच दैट आई नॉट बराबर हमारे लिए हो जाएगा वी नॉट बाई एक्सएल, या फिर वी नॉट बराबर हमारे लिए हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, या फिर ये आई नॉट कितने के बराबर हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सएल, वो डिपेंड करता है कि गिवन क्या है ना। तो इन दोनों में ये, मतलब अगर तुमको ऐसा दिया है कि आई का इक्वेशन ये है और तुमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का इक्वेशन, तो तुम लिखोगे वी टी बराबर, ठीक है, आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक। और ध्यान देना, इस केस में वोल्टेज जो है, कंपेयर करो इन दोनों को, तो वोल्टेज है लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, तो मतलब कि तुमको लिखना होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये कभी भी गलत होगा अगर हम लिखते हैं वी टी बराबर आई टी इंटू एक्सएल, ये ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू ऑफ करंट बराबर होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन एक्सएल,
ठीक है, ये होगा। लेकिन ये दोनों का अकरेंस का टाइम अलग अलग होगा। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय सर्किट में करंट 0 होगा, और जिस समय वोल्टेज मिनिमम होगा उस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। वोल्टेज मिनिमम, सर्किट में करंट मैक्सिमम। ठीक है, फिर वोल्टेज मतलब कि अपोजिट साइड में मैक्सिमम, अपोजिट पोलैरिटी से, तो ये क्या हो जाएगा, करंट 0। तो ये चीजों को तुमको हमेशा एनालाइज करना है कि ये क्या दे रहे हैं। ओके, बाकी ये हमारा सर्किट है। अगर हमको कोई इक्वेशन दे रखा होगा, मिटा के हम एक बार देख लेते हैं। अगर एक इंडक्टिव सर्किट से सोर्स लगा हुआ है एसी, ठीक है, और सच दैट कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V0 sin ओमेगा t प्लस पाई। तो हमको बताना है एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू द तुम्हारा इंडक्टर। तो करंट जो होगा वो होगा V0 अपॉन XL। XL क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। इसका भी यूनिट याद रखना ओम ही होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का मतलब कंपैरेटिव, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस का कंपैरेटिव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है। हमको पता है करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है, वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 से लीड करता है, तो करंट वोल्टेज से लैग करता है, कितना से, पाई बाई 2 से। तो तुम लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस पाई बाई 2। हमेशा याद रखना, अगर लीड करता है तो ओमेगा टी प्लस करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया है उससे प्लस करेंगे, पाई बाई 2 करेंगे, और अगर लैग करता है तो इससे माइनस पाई बाई 2 करेंगे। समझ गए इस चीज को। अगर ये कॉस में रहता तो भी ये चीज कॉस ही में रखते, पैरेंट फंक्शन को कॉस में ही रखते, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो अगर हम फेजर बनाए तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है VL, ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करेगा IL। सिमिलरली अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है IL मतलब करंट थ्रू इंडक्टर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा VL को। मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि कौन लीड कर रहा है कौन लीड कर रहा है। तो करंट जो है वो लैग करेगा वोल्टेज से पाई बाई 2 से, ठीक है। तो करंट जब रेफरेंस लाइन में है तो 90 डिग्री आगे VL, जब वोल्टेज को रेफरेंस लाइन पे रखे हो तो 90 डिग्री पीछे IL। समझ गए इस चीज को। फिर इसमें भी वही बात होगा, अगर मान लो फाई दिया, इधर है VL और ये है अगर फाई, तो ये हो जाएगा IL। समझ गए, 90 डिग्री का बस डिफरेंस दिखाना है, भी लैग करता हुआ दिखाना। ठीक, अब बात करते हैं, अभी तक हम लोग 2 सर्किट देखे है ना, कौन था, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव। पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी डिसिपेटेड। तो याद रखना, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें पावर लॉस नहीं होते, इसीलिए देयर इज नो पावर लॉस इन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। ओके, जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक पावर का लॉस नहीं होगा। ओके, कोई डाउट इसमें?